हेलो मित्रों, आज क्लास स्टार्ट। आज क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कितने प्रकार की होती है ना, इन सब चीज़ों के बारे में देखना है। चलिए, यह है फिजिकल क्वांटिटीज। क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। ये फिजिकल क्वांटिटीज जो भौतिक राशि है क्या होती है? तो जैसे कोई पूछे भौतिक राशि, भौतिकी में प्रयुक्त होने वाली राशियां क्या कहलाती हैं? भौतिकी राशि कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। ये वह राशियां होती हैं जिनके द्वारा फिजिक्स के नियमों व सिद्धांतों को समझा जाता है। इनके द्वारा फिजिक्स के नियमों व सिद्धांतों को समझा जाता है। ये जो राशि होती है, ये फिजिकल क्वांटिटीज दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरा ड्राइव्ड क्वांटिटीज। फर्स्ट होता है फंडामेंटल। इसे बोलते हैं मूल राशि। और एक होता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। इसे बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि। ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है, किसी पर निर्भर नहीं करती है, स्वतंत्र राशि होती है। और ये मूल राशि की सहायता से बनाई जाती है। तो चलिए देखते हैं कैसे। आप लोग समझ रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि जो व्युत्पन्न राशि है मूल राशि से कैसे बनाई जाती है। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। जैसे आप लोग दूध तो सबको ही सुने हैं ना, सब लोग दूध का नाम सुने होंगे। दूध के द्वारा आप लोग ये भी सुने हैं कि दूध से हम लोग दही बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं मिठाई के द्वारा, दूध के द्वारा। और क्या मिठाई या फिर दही के द्वारा हम दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। मतलब दूध व मिठाई जो है, दूध व मिठाई में रिलेशन ये है कि मिठाई दूध के द्वारा बनाई जा सकती है जबकि दूध मिठाई के द्वारा नहीं। तो ये जो व्युत्पन्न राशि है मूल राशि से निकाली जाती है, क्या होती है? इसी के द्वारा प्राप्त होती है। चलिए कोई एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं और एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं। मूल राशि में हम लोग ले सकते हैं दूध। क्या ले सकते हैं? दूध ले सकते हैं। और इस दूध के द्वारा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं क्या? दही प्राप्त कर सकते हैं और मिठाई प्राप्त कर सकते हैं। ये दही और मिठाई बना सकते हैं किसके द्वारा? दूध के द्वारा। तो ये दूध के द्वारा तो ये दोनों संभव हैं, लेकिन इन दोनों के द्वारा ये संभव नहीं है। अर्थात व्युत्पन्न जो मूल राशि होती किसी भी प्रकार से किसी भी राशि पर निर्भर नहीं करती है, पूर्ण रूप से
स्वतंत्र होती है, जबकि जो व्युत्पन्न राशि है वह मूल राशियों पर या अन्य राशियों पर क्या करती है, निर्भर करती है। ये जो व्युत्पन्न राशि है ना, ये व्युत्पन्न राशि पर भी निर्भर करती है। आप लोग समझ रहे होंगे अब ये कैसे हो सकता है। तो चलिए एग्जाम्पल हम लोग और ले सकते हैं, तो समझिएगा एग्जाम्पल ध्यान से। इसका जो एग्जाम्पल है, आप लोग गन्ने का नाम सुने होंगे, इसका नाम गन्ना। इसे ईख बोला जाता है। शुगर केन भी बोलते हैं इसे। इसके द्वारा हम लोग बना सकते हैं चीनी। अब देखिए जब चीनी बन जाती है, ये जो चीनी है एक प्रकार की कौन सी राशि है, ये व्युत्पन्न राशि निकल करके आई, ड्राइव्ड आई। और ये गन्ना ये फंडामेंटल हुआ। चलिए अब इस चीनी के द्वारा, इसे चीनी के द्वारा हम लोग चीनी का जलाव बना सकते हैं ना, जो जिसमें वो रसगुल्ला है या फिर ये सब छेना है, ये सब डालते हैं ना इसमें बनाने के लिए, तो इसका जलाव बनाते हैं, चीनी का जलाव बनाते हैं। अब ये जो जलाव है ये चीनी से बना हुआ है, तो चीनी एक प्रकार की क्या है, व्युत्पन्न राशि है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज है। और इस चीनी के द्वारा हम लोग जलाव बनाए, ये जलाव भी कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि है। अब इस जलाव के द्वारा फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, चीनी प्राप्त कर सकते हैं, और इस चीनी के द्वारा जलाव बना सकते हैं। दोनों कंडीशन, व्युत्पन्न राशि आपस में एक दूसरे पर निर्भर करती है, जबकि जो ये मूल राशि है किसी भी प्रकार से व्युत्पन्न राशि पर निर्भर नहीं करती है। ये तो हम लोग एग्जाम्पल ले लिए, कैसे मतलब समझ सकते हैं आसानी से इस एग्जाम्पल द्वारा। अब चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं मूल राशि का, और कोई एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं व्युत्पन्न राशि का। तो मूल राशि के जो एग्जाम्पल हैं वह है लंबाई, द्रव्यमान आदि लेके हम लोग दो दो ले सकते हैं। यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग बल, ये हो गया दाब। तो ये व्युत्पन्न राशि के एग्जाम्पल हैं और ये मूल राशि के एग्जाम्पल हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं, इसके आगे देखना ये है यूनिट्स के बारे में। यूनिट क्या होते हैं, जैसे इसका मेजरमेंट हम लोग जिसमें करते हैं तो इसका कुछ ना कुछ मात्रक होता होगा। इस राशि का भी मात्रक होता है, तो इस राशि का जो मात्रक होता है उस मात्रक हम लोग बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। और इस राशि का जो मात्रक है, इस मात्रक को कहते हैं मूल मात्रक। तो यही मात्रक के बारे में देखना है कि मात्रक क्या होते हैं, यूनिट क्या होता है। चलिए देखते हैं, जैसे यहाँ ये आलू रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, आलू रखा हुआ है। अब कोई ग्राहक दुकान पे जाता है, दुकानदार से कहता है मुझे आलू चाहिए, वो क्या करता है, इस आलू को देता है, लेकिन या तो किलोग्राम में मापेगा या फिर कुंटल में मापेगा, कुंतल जो होता है ना, इन सब में मापता है। तो ये क्या है, एक मानक मान लेता है जिसमें वो राशि का मापन करता है, और ये क्या होता है, ये यूनिट होता है। तो यहाँ से जो हम लोग देखें कि मात्रक क्या होता है, तो वास्तव में पता चलता है किसी भी राशि का मापन करने के लिए उसका एक मानक मान लेते हैं, उस मानक को ही मात्रक कहते हैं, उस मानक को ही मात्रक कहते हैं। अब इन मात्रकों के लिए एक सिस्टम बनाया गया, तो उसे हम लोग कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम्स ऑफ यूनिट, मात्रकों की पद्धतियां। ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में जो चलते हैं तो कई प्रकार की पद्धतियां हैं। जैसे
एक पद्धति है CGS सिस्टम, दूसरा है FPS सिस्टम, इसके बाद एक है MKS सिस्टम। चलिए देखते हैं। जो CGS है इसे गॉसियन प्रणाली बोलते हैं, का एक नाम है गॉसियन पद्धति, इसका नाम है ब्रिटिश पद्धति, और इसका नाम है फ्रांस, इसका प्रचलन फ्रांस में था। इसमें 3 राशियों का मापन किया गया था। किसका किसका? एक तो लंबाई का, दूसरा द्रव्यमान का, और फिर एक समय का। तो इन तीनों सिस्टम में जब देखें हम लोग, जो लंबाई है, इस लंबाई का मापन CGS सिस्टम में सेंटीमीटर में किया गया, FPS सिस्टम में फीट में किया गया, और MKS सिस्टम में मीटर में किया गया। फिर बात आती है द्रव्यमान की। तो द्रव्यमान का जो मापन है वह CGS सिस्टम में ग्राम में किया गया, FPS सिस्टम में पाउंड में किया गया, और MKS सिस्टम में किलोग्राम में किया गया। इसके बाद लास्ट क्वांटिटी हम लोग पास आती है समय। तो जो समय है इसका मापन CGS सिस्टम में सेकंड में किया गया, FPS सिस्टम में सेकंड में किया गया, और MKS सिस्टम में भी सेकंड में किया गया। तो इस प्रकार से इसमें मेजरमेंट किया गया। अब इन तीनों पद्धति के बाद में एक अन्य, इसके जो MKS है इसके बाद में इसमें एक एम्पियर मात्रक आया। कौन सा मात्रक आया? एम्पियर मात्रक आया। और ये एम्पियर जो मात्रक है ये वैद्युत धारा का मात्रक होता है। फिर उसके बाद MKS पद्धति का नाम बदल करके कर दिया गया MKSA नाम कर दिया गया। फिर इसके बाद में एक और अन्य मात्रक आया जिसे नाम दिया गया कूलाम। क्या नाम दिया गया? कूलाम नाम दिया गया। और एक कूलाम जो मात्रक है यह आवेश का मात्रक होता है। इस आधार पे इस MKS सिस्टम का नाम MKSA क्यों पड़ गया? इन सब को देखते हुए इसके बाद में अंतरराष्ट्रीय माप तौल समिति की बैठक हुई। किसकी बैठक हुई? अंतरराष्ट्रीय माप तौल समिति, माप तौल समिति की बैठक। इस समिति में जब बैठक हुई तो इसमें ये देखा गया, जो अंतरराष्ट्रीय माप तौल की समिति थी उसमें बैठक में ये देखा गया कि कुछ ऐसा माना जाए जो पूरे वर्ल्ड में एक जैसा, अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे माना जाए, उसका जो मतलब मान्यता है वो इंटरनेशनल लेवल पर दी जाए। तो इसमें क्या किया गया? इसमें 2 चीजें देखी। 7 मूल राशियां मिली। क्या दी गई? 7 मूल राशि और 2 पूरक राशि। इन राशियों के मात्रक मूल मात्रक और इन राशियों के मात्रक पूरक मात्रक कहलाए। पूरक राशि में पहली राशि जो है वो कोण, और एक राशि घन कोण। इस कोण का जो मात्रक है वह रेडियन और घन कोण का मात्रक क्या दिया गया? स्टेरेडियन। और जो मूल राशि है ये 7 मूल राशि मिली। इसमें कौन कौन सी चलिए देखते हैं। पहली मूल राशि है लंबाई, दूसरी मूल राशि है द्रव्यमान, इसके बाद है समय, इसके बाद वैद्युत धारा,